उम्मीद है कि आपने मेरे वीडियो पसंद किए होंगे, उन्हें लाइक कर दीजिएगा। आज भी मैं कहानी हत्या के रहस्य का अगला भाग सुना रहा हूँ। लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। कुछ दिनों के बाद मिंटू बंदर हाथी राम के यहाँ अक्सर जाने लगा। एक दिन उसने फिर हाथी राम से कहा कि गुरुजी, आपने अभी तक दरवाज़ा नहीं बनाया, दरवाज़ा बनाइए, क्योंकि जंगल में हत्याएं हो रही हैं और ऐसा न हो कोई आप पर भी वार कर दे, इसलिए दरवाज़ा बना दीजिए। तो वो हंसने लगे और बोले, ये सब ईश्वर की माया है बेटे, जीवन देने वाला तो ऊपर वाला है। जब तक वो चाहेगा तब तक कोई भी मुझे नहीं मार सकता। तो इस पर मिंटू ने कहा कि गुरुजी, ये आजकल जो जंगल में इतनी हत्याएं हो रही हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सब क्यों हो रही हैं? तो एक क्रोधित होकर बोले, ये किसी पागल जानवर का काम है। जीवन देने वाला ईश्वर है, उसी ने हमें हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से हमें जन्म दिया है और विभिन्न योनियों में रखा है। कोई हाथी है, कोई बंदर है, कोई शेर है, कोई सियार है, कोई भेड़िया है। ये सब उसी की माया है और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक किसी को मारना एक आधी हत्या कही जा सकती है, क्योंकि वो आदमी सीधे नरक में जाएगा। क्योंकि उसके जो कर्म हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे और उससे पहले उसे मार दिया जाए तो वो सीधे कर्म में ईश्वर के पास थोड़ी जा सकता है। ईश्वर के पास तभी जाएगा जब उसकी जीवन लीला खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से जो मार रहा है वो लगता है बहुत ही ज्यादा पागल है, और देखना एक दिन वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, वो पकड़ने आ ही जाएगा। इधर जिस दिन मिंटू ने रात को आने का वादा उनसे किया था, भेड़िया सिंह से किया था, तो उसके बाद वो उनके पास पहुंचा नहीं। तो भेड़िया सिंह ने अपने हाथी राम को, अपने गधे राम को कहा कि ऐसा है, कुछ चने लेकर उसके घर जाओ और उसको पूछो कि वो आया क्यों नहीं है, वो आजकल आ क्यों नहीं रहा है। तो गधे राम चने लेके उसके घर गया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, वो अभी सो रहा है, अभी सुबह ही आगे सोया है, तो जब वो उठेगा तो मैं उसको बता दूंगी और तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी। तो उसने चने दिए और कहने लगा कि जरूर उसको भेज दीजिएगा, क्योंकि भेड़िया सिंह उनका इंतजार कर रहा है। काफी देर बाद जब मिंटू उठा तो उसकी माँ ने बताया, तो उसने मूंगफलियाँ खाई और मूंगफलियाँ खाकर कुछ चने खाए और फिर भेड़िया सिंह से मिलने के लिए चल पड़ा। भेड़िया सिंह को बहुत क्रोध आ रहा था कि आखिर ये 2-3 दिन से कहाँ गायब है, क्यों नहीं आ रहा है, और खबर भी नहीं दिया कि उस दिन इसने क्या किया क्या नहीं किया। जब मिंटू उनके पास पहुंचा तो पहले तो उन्हें गुस्सा तो बहुत आया और उनको जी चाहा कि बस, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके उन्होंने बताया कि बेटा मिंटू,
टॉमी डॉग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन जो खून ऊपर पेड़ के ऊपर मिला था उसके बारे में वो कुछ नहीं बता पा रहा है। उसने बताया कि इस तरह का खून उसने इससे पहले कभी सूंघा नहीं, तो इसलिए अब बाकी का खून उसने बता दिया कौन कौन से जानवर का है। तो मिंटू ने गुस्से में कहा कि इसका मतलब है आपका टॉमी डॉग किसी काम का नहीं है, ये फॉरेंसिक वाले भी कोई कुछ पता ही नहीं लगा पाते हैं। तो भेजिया सिंह ने पूछा कि अच्छा तुम उस दिन आए थे, रात में तुमने आने का वायदा किया था। उसने कहा हाँ मैं आया था और लेकिन यहाँ कोई आया था, उसकी आवाज़ मैंने सुनी, सब कुछ किया, लेकिन जब वो भाग गया और मैं उसके पीछे पीछे गया, लेकिन वो मेरे से ज़्यादा तेज दौड़ रहा था और वो चला गया। कहाँ गया, किधर गया, ये मेरी समझ नहीं आया। तो ये बताओ क्या यहाँ कोई लाश मिली थी? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई लाश नहीं मिली, कोई नहीं मरा, उस दिन कोई नहीं मरा। तो मिंटू ने फिर सारा किस्सा उसको सुनाया। तो जब किस्सा सुना चुका तो भेजिया सिंह बहुत गुस्से में आ गया। उसने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे बताते मैं उसको पकड़ता, तुम अकेले क्यों उसके पीछे भागे? तो मिंटू उतर कर खड़ा हो गया और बोला तुम एक काम करो, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो और मुझे शेर सिंह के पास ले चलो। मैं उन्हें बताऊंगा कि रात यहाँ कोई नहीं था, न तुम थे, न तुम्हारे भेड़िए थे और न तुम्हारा शियार था। कोई यहाँ होता तब तुम्हें बताता। वो भाग रहा था, अब मैं उसके बारे में बताने के लिए तुम्हारे यहाँ आता तो कैसे काम होता? बोलो, कोई तो यहाँ रहना चाहिए था, यहाँ कोई था ही नहीं। इसका मतलब तुम सोए रहते हो, कोई आते नहीं हो। भेजिया सिंह ने यह सोचा ही नहीं था। उसका क्रोध एकदम काफुर हो गया और वह हंसकर बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, बैठ जाओ और बताओ अब मैं क्या करूं, शेर सिंह से क्या कहूं? तो मिंटू ने कहा तुम शेर सिंह के पास जाकर यह सब मैंने आपको बताया है वो सब उन्हें बता दो और 2-4 दिन की मोहलत ले लो। अब मैं चलूं, तुम्हारा काम तो करना ही होगा, तुम्हारा काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। और वह वहाँ से सीधे एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ों से होते हुए घर की ओर चल पड़ा। उसने घर जाकर उसने मूंगफलियाँ और चने खाए और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह हाथीराम के घर तक पहुँच गया। शेर गेट खुला हुआ था, पेड़ के नीचे हाथीराम नहीं था। पेड़ के बगल में वह सीधा पीछे की तरफ चला गया। उसने देखा टूटी फूटी बाढ़ ठीक हो चुकी है और झाड़ियाँ भी ठीक ठाक हो गई हैं। उन पर लकड़ियाँ लगा दी गई थी और लकड़ियाँ जो है और झाड़ियों को उनसे बांध दिया गया था जिससे वो सीधी हो गई थी। सब कुछ देखता देखता और कुछ सोचता हुआ वह वापस ही मुड़ा। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा तो एक आवाज़ आई, कैसे आना हुआ बच्चा? चौंक कर मिट्टी ने उसको देखा तो हाथीराम के सिर और सूंड दिखाई दिया। वह कुछ
कुंड के पानी में डूबा हुआ था और हाथ जोड़े हुए था और सूंड को ऊपर उठाए हुए था। तो मिंटू ने पूछा उन्हें, गुरुजी आप तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए, ये मैं अंदर वही जगह देख के आया हूँ जहाँ कल बाढ़ टूटी थी, आज वो बाढ़ ठीक हो गई है, अब आप यहाँ पानी में क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं जल तपस्या कर रहा था बच्चा, यह समय मेरी जल के अंदर तपस्या करने की है। अचानक मिंटू ने देखा कि उनके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। तो उसने पूछा, यह सिर पर पट्टी क्यों बांधी है गुरुजी? हाथीराम ने कहा, आज सुबह बाल ठीक कर रहा था, एक डाल तोड़ रहा था और डाल तोड़ते तोड़ते वो लकड़ी मेरे सिर से लग गई, जिससे खून निकल आया, लेकिन ठीक हो जाएगा, मैंने इस पर दवाई लगा दी है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब की मैंने इतनी मजबूत बाड़ बनाई हुई है कि दूर वो टूट ही नहीं सकती। अब सोच रहा हूँ गेट पर भी कुछ लकड़ियाँ लगा दूँ। कहते हुए हाथीराम कुंड से बाहर आया और पीपल के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और बोला, अब मुझे ईश्वर का ध्यान जाप करना है, अथवा तुम जाओ और शाम को आओगे ना, शाम को आ जाना सत्संग में। हाथीराम के चरणों पर सिर रखकर वह बोला, आज मैं जरूर आऊँगा गुरुजी। यह कहकर वह चला गया और हाथीराम उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। आज की कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद हो आपको पसंद आएगी और ज़रा पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद आपका।